मैं डॉक्टर कमलेश किशोर श्रीवास्तव, स्वीप नोडल ऑफिसर, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वीप प्रोग्राम के बारे में और स्वीप क्या होता है वो आप लोगों को जानकारी दूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है मीनिंग ऑफ स्वीप, यानी स्वीप का तात्पर्य क्या है, स्वीप किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वीप। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वीप प्रोग्राम है। थर्ड पॉइंट जो है एम, टारगेट ऑफ स्वीप प्रोग्राम, एंड द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्वीप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीप प्रोग्राम, राइट। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के रूप में जाना जाता है। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलें तो व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीप। स्वीप इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर एजुकेशन, स्प्रेडिंग वोटर अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी इन इंडिया, राइट। अब इसी को अगर आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्वीप के नाम से जानते हैं। भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया था। तो ये मैंने आपको बताया सिंपल और साधारण शब्दों में कि स्वीप प्रोग्राम क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि स्वीप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वीप प्रोग्राम। ये कुछ निम्नलिखित बिंदुओं में मैं आपको समझाता हूं, जिसमें जो पहला पॉइंट है मतदाता पंजीकरण, मतलब मतदाता का क्या कराना रहता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है मतदान प्रतिशत के संदर्भ में पात्र निर्वाचकों की सहभागिता को बढ़ाना, मतलब जो 18 साल की आयु से ऊपर वर्ग वाले हैं उनको इसके माध्यम से, स्वीप प्रोग्राम के माध्यम से हमको क्या करना रहता है, जो वैलिड वोटर होते हैं उनको लिस्ट में उनका नाम जुड़वाना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जाके वोट डाल सकें। दूसरा जो बिंदु है मतदान के संदर्भ में नीतिपरक एवं गुणात्मक सहभागिता को बढ़ाना, तथा तीसरा जो बिंदु है लोकतंत्र एवं निर्वाचन में नागरिक शुचिता के संदर्भ में जागरूकता का व्यापक प्रचार और प्रसार करना। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आप लोगों को या जो स्वीप के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, स्वीप प्रोग्राम आजकल स्कूल और कॉलेजेस दोनों जगह चलाया जाता है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना होता है कि जो कॉलेज में चलाया जाता है उसमें नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, तथा साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाता है जो कि एनएसएस या एनसीसी के हो सकते हैं, जिसमें एक बॉयज ग्रुप से होता है और एक गर्ल्स ग्रुप से होता है, जिसको कैंपस एम्बेसडर कहा जाता है। इनकी नियुक्ति भी कॉलेज के द्वारा की जाती है। इसके बारे में आगे मैं और जानकारी दूंगा। उसके पहले स्वीप के जो टारगेट्स हैं, जो मेन टारगेट्स हैं कि स्वीप प्रोग्राम के तहत क्या क्या चीज अचीव करना रहता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बिंदुओं के तहत डिस्कशन करता हूं। पहला लिखा है अपेक्षाकृत कम मतदान वाले जगह जो है, मतलब भारतवर्ष में या हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां मतदान का प्रतिशत काफी कम होता है। तो उन स्थानों को पहले क्या करना है, चिन्हांकित करना है। उन स्थानों को हमको जानकारी में लेना है तथा यह कोशिश करना है कि वहां अधिकतम से अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। अधिकतम से अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये पहला लक्ष्य होता है।
स्वीप प्रोग्राम का। दूसरा लक्ष्य जो है, अब लक्ष्य तो कई सारे होते हैं, कुछ बिंदुओं पर मैंने नोट किया है और कुछ बिंदुओं को जिससे मैं आपको जानकारी दे सकूं। ऐसे मतदान क्षेत्र का चिन्हांकित करना जहां पूर्व में मतदान हो चुका है और वहां कम मात्रा में मतदान हुआ है, तो ऐसे जगहों पर हमको क्या करना होता है, कम से कम 10 से 15% वोटिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, वोटर्स यानी मतदाताओं को हमको जागरूक करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा तथा उनको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करना होगा और उनको ये बताना होगा कि आपका मतदान कितना जरूरी है। तो ये दूसरे बिंदु को, लक्ष्य को, दूसरे बिंदु जो लक्ष्य से हम लोग बता रहे हैं, दूसरे बिंदु को पूर्णतः पारित करने के लिए ये हमको करना पड़ता है। उसके बाद जो अन्य बिंदु हैं, पूर्व में हुए निर्वाचन के सापेक्ष मतदान केंद्रवार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत और मतदान करने वाले मतदाताओं के लिंग आधारित अंतर को पाटना। नेक्स्ट जो बिंदु है, निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को शामिल करना तथा आगामी मतदान के लिए उनको प्रेरित करना। तो ये कई सारे बिंदु हैं, ये जो कि स्वीप प्रोग्राम के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इन सभी को हमको पारित करने के लिए कार्य करना पड़ता है और यह कार्य कई बिंदुओं में किया जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि इसके लिए अगर ये जो लक्ष्य है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे स्वीप प्रोग्राम के और जो टारगेट्स थे, जो एम्स थे, अब उनको करने के लिए नेचुरली है कि कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। तो उस स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको छोटा सा एक कॉलेज स्तर की बिंदुओं को मैंने बताया था कि एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और 2 कैंपस एम्बेसडर्स की नियुक्ति। ठीक है, उनका क्या है, कैसे नियुक्ति की जाती है, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उनका जो वर्क होता है वो क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये सारे स्वीप प्रोग्राम के तहत ही डिसाइड किया जाता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस जैसे जो लक्ष्य हैं स्वीप प्रोग्राम के, उनको पूरा करने के लिए नोडल ऑफिसर और कैंपस एम्बेसडर को वर्क करना पड़ता है। चलिए आइए, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक लीडरशिप क्या होना चाहिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्वीप प्रोग्राम। तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग राष्ट्रीय स्तर पर होता है, दूसरा राज्य स्तर पर होता है, तीसरा जिला स्तर पर होता है और चौथा बूथ स्तर पर होता है, जिसको हम लोग BLO भी कहते हैं। तो राज्य स्तर पर क्या होता है और किस तरीके से होता है, उसको 2 छोटे लाइन में मैं आप लोगों को बताता हूं। भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप प्रभाग राष्ट्रीय परिक्षेप से मतदान करने वाले नागरिकों से सिविल सोसाइटी समूहों, अब ये सिविल सोसाइटी समूहों आप लोग कुछ नहीं तो जनरल तो सुने होंगे, NGOs, ठीक है, मीडिया सुने होंगे, उनके माध्यम से संवाद और अभिप्रेरणा का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, राज्य स्तर पर इसको किस तरीके से होता है, तो प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी को राज्य में स्वीप कार्यक्रम का प्रभार सौंपा जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं, गैर शैक्षणिक संस्थाओं, महिला संगठनों की प्रतिनिधियों को शामिल करके गठित किए गए कोर समूह के द्वारा एक व्यापक स्वीप योजना तैयार की जाती है। उसे निष्पादित करने के लिए राज्य के सर्व निर्वाचन मशीन का मार्गदर्शन किया जाता है और मार्गदर्शन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिला स्तर पर यह किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर जिला स्तर पर निर्माण करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत में कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी का हैसियत में कलेक्टर जिले में स्वीप कार्य योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन का नेतृत्व करते हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के लिए गठित स्वीप समिति के नोडल अधिकारी होते हैं, जो जिले के अंतर्गत स्वीप कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन का देखरेख करते हैं। ठीक इसी तरीके से बूथ लेवल पर भी होता है, मतलब एक सर्कल बना हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, कौन
भागीदारी लेगा इसमें, वैसे ही राज्य स्तर पर होगा किस तरीके से होगा, जिला स्तर पे किस तरीके से होगा। तो जो जिला स्तर पर होता है उस पे जो कलेक्टर होता है हर स्टेट का, हर जिले का, वही स्वीप नोडल अधिकारी होता है। और वो क्या करता है, अपने भागों में लोगों को बांटता है और वहां एक छोटे छोटे नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति करवाता है। ठीक, वैसे ही बूथ स्तर के अधिकारी के बारे में क्या कार्य होता है, स्वीप कार्य योजना का प्रभावी संचालन मतदान केंद्रवार होता है। बूथ स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में बीएलओ को अपने भाग क्षेत्र के मतदाताओं की प्रकृति की व्यापक समझ होती है तथा अपने संपर्क की व्यापकता का दुरुपयोग से स्वीप कार्य योजना का क्रियान्वयन में सुगमता से कर सकते हैं। क्योंकि जो बीएलओज होते हैं उनको बूथ स्तर पर वहाँ के लोगों के नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है और उस जानकारी के माध्यम से वो लोगों को इस योजना की तहत आसानी से शामिल कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने बताया कि उसमें सिविल सोसाइटी समूह, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो एजेंसीज होते हैं जो स्वीप के अंतर्गत काम करते हैं, स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत काम करते हैं, जो उनके सहभागी होते हैं, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देता हूं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ये भी पार्टनर एजेंसी होता है स्वीप का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, एनजीओज, मीडिया हाउसेस, कॉरपोरेट हाउसेस और जो एनएसएस और एनसीसी की जो इकाई होती है उसके माध्यम से भी हमको उसकी जानकारी दी जाती है। और यह सभी जितने भी मैंने नाम गिनाए आपको, 5 से 6 नाम मैंने आप लोगों को गिनाए, ये 5 से 6 जो संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पार्टनर एजेंसीज होती हैं किसके, स्वीप प्रोग्राम के। ठीक, अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में है वो है कैंपस एम्बेसडर्स। अब ये कैंपस एम्बेसडर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया, सिर्फ मैं कॉलेज के कैंपस एम्बेसडर्स की जानकारी दे रहा हूं कि कॉलेज में कैंपस एम्बेसडर्स की नियुक्ति प्राचार्य के द्वारा की जाती है। यह जिला निर्वाचन कार्यालय से आदेश के उपरांत किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, इसमें 2 स्पेसिफिक कैटेगरी हमको मेंशन किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी होता है, या तो वो छात्र और छात्राएं एनएसएस ग्रुप से रिलेटेड होते हैं या फिर दूसरा एनसीसी ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, जिसमें से एक छात्र और एक छात्रा का नाम इसमें कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा डिसाइड किया जाता है और इसी के माध्यम उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब मैं आप लोगों का सेकेंड और थर्ड पॉइंट, जो कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं उनकी नियुक्ति तो प्राचार्य के द्वारा कर दी गई, और ये इन लोगों का क्या कार्य है कि ये कॉलेज में किस प्रकार का काम करेंगे, क्या कार्य करेंगे, ठीक है, या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इसको मैं कुछ बिंदुओं में आपको समझाऊंगा जो कि बहुत ही सीधा और सरल है, कोई विशेष नहीं है। क्योंकि देखिए पूरा स्वीप प्रोग्राम का जो थीम है वो थीम ही ये है कि आपको क्या करना है, आपको लोगों को जो पात्र मतदाता होते हैं उनको जागरूक करना है। जागरूक करने के साथ साथ उनको इस चीज़ों के बारे में जानकारी देना है कि मतदान उनके लिए कितना उपयोगी है। ठीक, अब कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनको उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, इनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उनकी जानकारी कैसे मिलेगी, या फिर अगर उनका अगर उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम को रजिस्ट्रेशन कराना है तो किस तरीके से रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और कई सारे प्रोग्राम के माध्यम से आपको स्वीप प्रोग्राम की जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो इनका जो कार्य और जो दायित्व होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बिंदुओं पे चर्चा करता हूं। विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ
उनके परिवार के सदस्यों की पहचान करना जिनकी पात्रता के बावजूद आज पर्यंत उनके नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं है। अब ये जो कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने कॉलेज के जो अलग अन्य जो उनके फ्रेंड्स होते हैं और जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, और साथ में और जो अन्य शिक्षक मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बोथ द स्टाफ आर इंक्लूडेड, ओके, इनके बारे में पता करते हैं कि उनके और उनके परिवार के कोई सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जिसको निर्वाचक नामावली हिंदी में कहा जाता है। तो उनको पहले पता करते हैं, उनके जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद जिनके नाम दर्ज या मतदाता फोटो परिचय पत्र, जिसको ईपेक भी कहा जाता है, मतदाता फोटो परिचय पत्र जिसको ईपेक भी कहा जाता है, किसी प्रकार से उनमें त्रुटि तो नहीं है, किसी प्रकार की गलतियां तो नहीं है उसमें, मतलब या तो उनका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। दूसरा, उनका ईपिक कार्ड जो है जिसको मतदाता परिचय पत्र कहा जाता है, कहीं उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। ये सबको जानकारी वो प्राप्त करते हैं, ठीक है, और कैंपस स्तर पर निर्वाचक मंडल का गठन भी करते हैं। अगले बिंदु की तरफ मैं चलता हूं और आपको बताता हूं निर्वाचक मंडल के सदस्यों को मतदाता सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 8A भरवाना। अब आज की डेट में जब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यापक बीमारी, हमारे यहाँ क्या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस, तो इसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ ना करने की बात कही गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसलिए ये कैंपस एम्बेसडर्स एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है इनका और काबिले तारीफ रहता है कि जिन लोगों का मतदाता सूची में या निर्वाचक नामावली में उनका नाम नहीं रहता है तो उनको कौन सा फॉर्म भरवाना है। दूसरा पॉइंट, अगर उनके ईपिक कार्ड में कोई प्रॉब्लम है ना, किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसको उसमें उस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन से फॉर्म को भरवाना है, और ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट भी बता रहा हूं www.nvsp.in। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं www.nvsp.in। इस साइट को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 3 प्रकार के फॉर्म दिखाई देंगे, जिसमें एक फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 8 होता है और फॉर्म 8A होता है, ठीक। ये तीनों फॉर्म की मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। मैंने उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फोटो खींच के मैंने पीपीटी में शामिल किया है, और ये भी बताऊंगा कि फॉर्म 6 किस पर्पस के लिए यूज होता है, किस तरीके से फिल करेंगे, फॉर्म 8 किस पर्पस के लिए यूज होता है और किस तरीके से फिल करेंगे, और फॉर्म 8A किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इस फॉर्म को मैंने जिस पोर्टल में बताया, मतदाता सर्विस पोर्टल में आप ओपन कीजिए, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म भरवाने में कैंपस एम्बेसडर्स क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। अन्य एक बिंदु के बारे में मैं चर्चा करता हूं कि कैंपस के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया, ठीक है, मतलब जो चुनाव का जो प्रक्रिया होता है, ठीक, निर्वाचक नामावली एवं प्रयुक्त मशीनों के संबंध में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। मतदाता सर्विस पोर्टल के माध्यम से निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने, अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है आपके ईपिक कार्ड में तो उसको सुधरवाने, ठीक है, अथवा अपना मतदाता नाम खोजने एवं उसके स्वयं का मतदाता स्लिप प्राप्त करने से संबंधित कार्य भी आपका कैंपस एम्बेसडर के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है मतदाता सर्विस पोर्टल जो है, इसमें आप अगर आपसे पूछा जाए, ये अब आज की डेट में एक ऐप भी आ गया है, मोबाइल में एक ऐप आ गया है। आप चाहें
तो उस ऐप के बारे में उस ऐप से कई सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं आगे की स्लाइड में आपको चर्चा करूंगा और आगे बताऊंगा भी। ठीक है, उसके बाद जो इनका जो अगला जो दायित्व होता है, वो दायित्व क्या होता है? जिले में निर्वाचन तंत्र से समन्वय बनाते हुए पंजीयन संबंधी भरे हुए नए फॉर्म्स, जो नए फॉर्म्स है, अगर उनको ऑनलाइन उन लोगों ने नहीं भरा है, अगर ऑफलाइन फॉर्म भरा है, तो उस फॉर्म को भरवाना और साथ ही साथ में उस फॉर्म को कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, वो अपने नोडल ऑफिसर्स के साथ मिलकर वो कार्य को, उस दायित्व को पूरा करना। उसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आती है वो होती है कैंपस निर्वाचन मंडल की सभा में मतदाता दिवस के महोत्सव। मतदाता दिवस के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। मतदाता दिवस के महोत्सव पे नए बनाए गए फोटो परिचय पत्र का वितरण सुनिश्चित करवाना। ये जो मैं स्वीप प्रोग्राम बताया, ये इतनी सारी जानकारी मैंने जो आपको दी, इस प्रोग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था मतदाता दिवस। अब ये मतदाता दिवस किस दिन, कैसे और किस तरीके से मनाना चालू किया गया हमारे भारतवर्ष में, और कब बनाना चालू किया गया, किसने चालू करवाया, वो सब की जानकारी मैं आगे दूंगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनका जो मुख्य कार्य जो होता है, मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जो भी नए पात्र मतदाता होते हैं उनको उनका इपिक कार्ड का वितरण करना। तो इस तरीके से कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति होती है और वो साथ ही साथ अपना उनका कार्य और अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कैंपस एम्बेसडर की तरह से ही नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा किया जाता है, और यह जिला निर्वाचन कार्यालय से आए हुए लेटर के हिसाब से, पत्र के हिसाब से इन नियुक्ति की जाती है। और ये जो नियुक्ति होती है ये 2-3 प्रकार से की जाती है। इसके लिए 2-3 प्रकार से की जाती का तात्पर्य क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या तो ये वाणिज्य राजनीति विभाग के हों, या एनएसएस के प्रोफेसर्स हों, या अन्य कोई भी प्रोफेसर्स इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि नोडल ऑफिसर, कॉलेज में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा किया जाता है, और ये जिला निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि नोडल ऑफिसर का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना के सफल संचालन, समन्वयन, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, गतिविधियों का अभिलेखीकरण एवं सूचना के आदान प्रदान हेतु कॉलेज स्तर पर नोडल अधिकारी का नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनका कार्य क्या है? जो स्वीप प्रोग्राम का जो लक्ष्य है उसको यथास्थिति पूर्ति के लिए जो भी कार्य रहेगा वो कार्य नोडल ऑफिसर को करना पड़ता है। ठीक है, अब ये नोडल अधिकारी का जो अपॉइंटमेंट होता है किस स्तर पर होता है, मैं तो सिर्फ कॉलेज के बारे में बताऊंगा। कॉलेज के बारे में मैंने अभी बताया, जबकि इनकी नियुक्ति जो होती है 3 स्तर पर होता है। पहला विधानसभा स्तर पर होता है, दूसरा जिला स्तर पर होता है, और तीसरा राज्य स्तर पर होता है। इसका मैंने जो छोटा सा भाग बताया था जो कॉलेज स्तर पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जो चर्चा कर रहे हैं स्वीप प्रोग्राम का वो कॉलेज स्तर पर ही चर्चा कर रहे हैं, मगर एक मैं छोटी सी रूपरेखा तैयार किया था, तो मैं सोचा वो भी आप लोगों के सामने बता दूं कि किस मतलब जो नोडल ऑफिसर्स की जो नियुक्ति होती है वो किस किस स्तर पर होती है। तो 3 स्तर पर होती है। इसकी एक छोटी सी लाइन पे मैं इन लोगों को इनकी जानकारी में आप लोगों को प्रदान करता हूं। विधानसभा स्तर पर स्वीप कार्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु एक नोडल अधिकारी
अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उक्त विधानसभा के निर्वाचन के 6 माह पूर्व से मतदान समापन तक के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बहुत ही आसान और सीधा है। दूसरा जो है, जो मैंने आपको बताया जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर क्या होता है, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही स्वीप नोडल अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही कौन होते हैं, स्वीप अधिकारी होते हैं। इनका जो कार्यशैली होता है वो पूरे जिले के अंदर जो भी स्वीप योजना कार्य योजनाएं चल रही हैं उसके सफल क्रियान्वयन का दायित्व होता है इनके ऊपर। ठीक इसी प्रकार से राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। राज्य के आयोग कार्यालय में एक पदाधिकारी को स्थायी तौर पर राज्य स्तर का स्वीप नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कार्य सभी का, जितने भी नोडल अधिकारी हों, चाहे वो विधानसभा स्तर के हों, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, सबकी जो नियुक्ति होती है वो अपने मतलब जो विधानसभा स्तर का होगा, जो जिला स्तर का होगा, जो राज्य स्तर का होगा, वो जो भी नोडल अधिकारी बनेंगे वो सभी स्वीप प्रोग्राम या स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कार्य है, जो भी स्वीप प्रोग्राम के लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो उनका दायित्व होता है। ठीक है, अब नोडल प्राध्यापक का मुख्य दायित्व क्या होता है? प्राध्यापक मतलब कॉलेज। ठीक है, अब कॉलेज में एक जब नोडल अधिकारी जो होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप से समझाऊंगा और जानकारी दूंगा। जिसमें जो पहला पॉइंट है कि स्वीप कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक कैलेंडर बनाना। जो नोडल अधिकारी रहेगा उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि कॉलेज में जो भी स्वीप प्रोग्राम चलेंगे उनका वार्षिक कैलेंडर वो पहले से बना लेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है कि कॉलेज में जो स्वीप कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन हेतु कैंपस एम्बेसडर, ठीक है, निर्वाचक मंडल तथा संबंधित विद्यार्थियों के समूहों को मार्गदर्शन प्रदान करना। मतलब नोडल ऑफिसर के अंडर में 2 कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति होगी और वो दोनों कैंपस एम्बेसडर को क्या करेंगे कि स्वीप जो भी कार्यक्रम, जो कैलेंडर बनाया गया है, उस कैलेंडर में जो भी कार्यक्रम डिसाइड किए गए हैं उस कार्यक्रम का सही रूप से संचालन किस तरीके से करना है उसका दिशा निर्देश देगा और उस दिशा निर्देश का पालन करवाना रहता है। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, स्वीप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, प्राधिकरणों सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ सामंजस्य और संवाद स्थापित करना। मतलब जो भी कार्यक्रम होंगे और जिस तरीके से भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा तथा उसको कॉलेज के सभी विभागों को उसमें शामिल करना है और ये सभी कार्यक्रमों को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक संगठनों से रिलेटेड हो, ये सभी चीज की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ साझा करना पड़ेगा तथा वहां से सामंजस्य स्थापित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंपस एम्बेसडर नोडल ऑफिसर के लिए। स्वीप कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार के आयोजनों के लिए जिला के निर्वाचन तंत्र से समन्वय स्थापित कर उनके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्योंकि जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जानकारी पत्र के माध्यम से होता है, तो उन कार्यक्रमों को अपने महाविद्यालय में चालू करवाना और उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना और उसकी जानकारी वहाँ के जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना। यह जो इम्पोर्टेंट कार्य था वो था आपका कैंपस एम्बेसडर का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि ये जो स्वीप प्रोग्राम के बारे में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो किस तरीके से चालू हुआ और कैसे चालू हुआ, ये मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। ओके, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61 स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, 25 जनवरी 2011 याद कीजिए, 25 जनवरी 2011 जो कि चुनाव आयोग का 61 स्थापना दिवस था। उस समय की जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। अब इंपॉर्टेंट है कि ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि नेशनल वोटर्स डे कब और किसके द्वारा चालू किया गया, कब चालू किया गया। तो जो याद रखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। उसके 61वें स्थापना वर्ष में जो कि 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इसका मतलब है कि आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर किस दिन मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये था कि ये चालू क्यों किया गया उसके बारे में। निर्वाचन प्रक्रियाओं में पात्र मतदाताओं की भागीदारी के रुझान में सतत गिरावट को देखते हुए, निरंतर गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाना के लिए चालू किया गया, ताकि लोगों को, चुनाव आयोग को तथा भारत के प्रत्येक जो पात्र मतदाता हैं उनको यह ज्ञान रहे कि हमारा मत और चुनाव में अपना मतदान सुनिश्चित करें। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक सार्थक प्रयास माना जाना चाहिए इसको। समावेशी और गुणात्मक भागीदारी के परिक्षेप से गैर राजनीतिक इसके मनाए जाने हेतु निर्वाचन आयोग ने कुछ रूपरेखा भी तैयार करके रखा है, जो कि गैर राजनीतिक। ठीक है, अब इस रूपरेखा के बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो जानकारी है वो अपने स्वीप प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि नेशनल वोटर्स डे कि हम 25 जनवरी इस वर्ष 2021 में इस के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड नहीं है, मगर मैंने इसको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदर्श आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए एक नोडल ऑफिसर अपने कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से लोगों को यह जानकारी भी प्रदान करता है कि जो जानकारी लोगों को मालूम ना हो उस जानकारी को लोगों तक प्रदान करना चाहिए। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में आदर्श आचार संहिता, इसका मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और उसके जो तर्क होते हैं या उसके जो रीज़न होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक संग्रह है। ठीक है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये हमारे देश के चुनाव आयोग के द्वारा एक जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका एक संग्रह है, उसका एक सेट है, जो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को, जो चुनाव स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, चुनाव से पहले राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स होते हैं
उनको नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। ठीक है, तो यही आदर्श आचार संहिता होती है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता उस तारीख से परिचालित जिस तारीख से चुनाव की घोषणा की जाती है। जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये कब लागू किया जाता है? तो ये जिस डेट से चुनाव की घोषणा होती है उस डेट से इसको चालू किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो आदर्श आचार संहिता होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मतलब ये किस लिए, ये तो हमको समझ में आ गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, या उसका संग्रह होता है, उसको हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसको कुछ बिंदुओं में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, बताता हूं। आदर्श आचार संहिता किस दिन से लागू होती है? उस दिन से अस्तित्व में आता है जब भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करता है, जो कि चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगा। यह इसका पहला लक्ष्य होता है, पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव के आचरण के लिए एवं अनुकूल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इसे विकसित किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का चुनाव के समय अनहोनी घटना घटित ना हो। ओके, और लास्ट जो बिंदु है जिसके माध्यम से मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उद्देश्य की जानकारी दे रहा हूं, सभी पार्टियों के लिए एक समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करता है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल या किसी को भी किसी विशेष अधिकार का प्रदान नहीं किया जाता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था, ये उनका उद्देश्य था। अब जो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको लागू करने के पीछे रीजन क्या है, क्या तर्क है, क्या कंडीशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आदर्श आचार संहिता क्यों लागू कर दिया जाता है। चलिए, हमने मीनिंग जान लिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा संग्रह है, निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश दिया जाता है, उसका एक संग्रह होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, मगर ये लागू क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका तर्क क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श आचार संहिता का एक दृश्यमान और कठोर प्रवर्तन, क्या बोला? आदर्श आचार संहिता का एक दृश्यमान और कठोर प्रवर्तन चुनाव की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हितधारकों, मतदाताओं को विश्वास दिलाता है। ठीक है। दूसरा बिंदु है, यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाता। मतलब जो भी मशीन, भाई आज की डेट में जो वोटिंग्स होती हैं वो मशीन के द्वारा होती हैं, तो उसका किसी भी प्रकार से गलत दुरुपयोग नहीं किया जाता है। यह जानकारी, यह चीज़ें किसको प्रदान करता है? हितग्राहकों और मतदाताओं को यह प्रदान करता है, जिससे वो प्रोत्साहित होकर किसी भी अनहोनी गलतियों का अनुसरण ना करें, किसी की बातों में ना आए। ठीक है, वो ये बताता है कि ये मशीनें जो हैं ये किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं है। तीसरा और अंतिम बिंदु जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं के प्रतिरूपण, रिश्वत और प्रलोभन, मतदाताओं के लिए धमकी और धमकी जैसे चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को हर तरह से रोका जाता है। ये तीन बिंदु जो मैंने आप लोगों को बताए कि और जो सबसे अंतिम और छोटे से पार्ट नोट्स के रूप में बोला जाऊं तो निष्पक्ष चुनाव कराना, जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, किसी के भी पक्ष में चुनाव आयोग का या सरकार का दखल ना हो,
इसलिए इस बातों को, इस रीजन को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है। इसके बाद जो मुख्य बिंदु जो होते हैं कि जो आचार संहिता होता है, ये मैंने स्लाइड्स फोटो खींच के रखा है, इसी को मैं एक मोटा मोटा बिंदु को आपके सामने पढ़ता हूं कि कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्य का निष्पादन, यह उसका प्रमुख बिंदु है। दूसरा बिंदु, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्य पर प्रचार अभियान। नेक्स्ट, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, हस्तांतरण, राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा रेस्ट हाउस, डाक बंगला और अन्य सरकारी आवास का उपयोग। मंत्रियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दौरे के संबंध में प्रावधान। ये सारी चीजों की जानकारी आपको दी जाती है कि कब कौन किस समय नहीं कर सकता है। लाउड स्पीकर का उपयोग, पुस्तिका, पोस्टर और अन्य मीडिया गतिविधियों का मुद्रण। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु का तात्पर्य यह है कि आप जब चुनाव चलता है तो क्या क्या कार्य का निष्पादन हो सकता है और किस कार्य का निष्पादन नहीं होता है, ये सारी जानकारी इन आदर्श आचार संहिता के माध्यम से आपको दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को फॉर्म 6 के बारे में बताता हूं कि फॉर्म 6, ये देखिएगा स्लाइड में आपको फॉर्म 6 दिया हुआ है। ये फॉर्म 6 को मैंने पोर्टल से अपलोड किया है। इस फॉर्म 6 को कौन कब भर सकता है और कैसे भर सकता है, इसकी सारी जानकारी है इसमें। पहली बार मतदाता या किसी निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन। या तो मान के चलिए आप अभी 18 वर्ष की उम्र के हुए हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, जिससे आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। दूसरा, यदि आप किसी निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम वोटर लिस्ट में है मगर आपका स्थानांतरण किसी दूसरे अन्य स्थान पर हो गया, तो आपको अपना नाम उस स्थान के जो निर्वाचन क्षेत्र जो होगा वहां अपना नाम को क्या कराना होगा, प्रविष्ट कराना होगा, जिसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ की जानकारी देनी है, मगर कोई भी तकलीफदायक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ों की जानकारी आसानी से समझ में आती है। आप अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें, और यदि आपका कोई उपनाम है तो उसको लिखें। आपका कोई नातेदार है तो उसका नाम और उपनाम लिखें। नातेदार आपसे क्या है, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी हैं या अन्य कोई संबंध है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। आपका किस वर्ष और किस माह में आपका 18 वर्ष हो गया उसकी जानकारी देना है। मतलब आपको सिंपल सी थ्योरी है, अपने जन्म तारीख की सही जानकारी देनी है। और उसकी पुष्टि के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र को आपको उसमें लगाना है या जन्म प्रमाण पत्र को उसमें संलग्न करना है। इसमें आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं उसका पता देना है और आपका स्थायी पता देना है। ये 2 प्रकार की चीज़ें आपको दिया हुआ, और इसमें डिटेल में दिया है कि आपका जो जिस स्थान में आप रह रहे हैं, जो एड्रेस है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं, वो उसमें गली, क्षेत्र, स्थान, शहर, ग्राम, डाकघर, ये सारी चीज़ें को आपको उसमें लिखनी है। इसमें अब आपको ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, जिससे कि आपको आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा उसकी जानकारी आपके ईमेल के माध्यम से और आपके मोबाइल के माध्यम से आपको जानकारी मिलते रहेगी। और ये चुनाव आयोग जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसके पोर्टल में जाएंगे। पोर्टल में अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी आईडी से वो सारी चीज़ों की जानकारी मिलते रहती है। इसका जो सेकंड पेज है उस पेज में आपको कुछ भी नहीं भरना है। उस पेज में
जिला निर्वाचन कार्यालय से आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, जिला निर्वाचन कार्यालय सेकंड पेज को भरता है। उसके बाद मैं आपको प्रारूप 7 के बारे में बताता हूँ। ये प्रारूप 7 कब भरते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। मृत्यु / स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप / अपना नाम हटाना / किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन। तो इस कार्य के लिए आपको प्रपत्र 7 को भरना पड़ता है। इसके साथ साथ में आपके पास प्रपत्र 8 भी होता है। प्रपत्र 8 का आप देखिए, ये प्रपत्र 8 है। ठीक, प्रपत्र 8 किसके लिए रहता है? तो निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन। अगर आपका किसी चीज में गलती हो गई है तो आपको उसके लिए प्रपत्र 8 को भरना पड़ता है। उसके बाद एक और फॉर्म होता है प्रारूप प्रपत्र 8 क। तो ये भी एक फॉर्म है। इसको क्यों भरा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लिखा है निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन ब्रैकेट में एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने के मामले में। आपको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको हस्तांतरित करवाना है तो आपको प्रपत्र 8 का भरना पड़ता है। अब इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि बीते 2 वर्षों में हमारे कॉलेज के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। ठीक, अब उसके पहले जो स्लाइड है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर मैंने जो आपको जानकारी दी उस जानकारी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको मैंने वेबसाइट का नाम दिया है। आप ECISVEEP.nic.in। ठीक, अब उसके बाद है वोटर सर्विस पोर्टल। वोटर्स सर्विस पोर्टल ये मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दी है कि वोटर सर्विस पोर्टल जो होता है उसका उपयोग किस पर्पस के लिए होता है। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका उपयोग किस पर्पस के लिए होता है। अगर जो जनरल आदमी है उसको लगता है कि ये किस लिए उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है, तो ये जो www.nvse.in ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसके द्वारा आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा आप नए वोटर हैं तो नए वोटर लिस्ट में जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म 6 फिल कर सकते हैं, प्रपत्र 7 को फिल कर सकते हैं, प्रपत्र 8 फिल कर सकते हैं, प्रपत्र 8A फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एड्रेस है भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, न्यू दिल्ली। ठीक, और इसका दूरभाष क्रमांक है, ये आप लोग देख लिए। अब मैं जो आप लोगों को शुरुआत में बता रहा था कि आप चाहें तो मोबाइल में एक ऐप आता है वोटर हेल्पलाइन। इसका यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो अपना नाम जो खोजते हैं, सर्च आवर नेम, अपना नाम खोजने के लिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, कहां पे है, किस वार्ड में है, क्या है, तो आप उसमें अपना नाम खोज सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। ओके, तीसरा पॉइंट जो है, अगर निर्वाचन के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, निर्वाचन आयोग ने अभी कोई लेटेस्ट जानकारी दी है या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या कुछ अपने आपके मतदाता सूची के बारे में जानकारी दी है, तो ये सारी जानकारी आप चाहें तो इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपको मिल सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा और जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो है शिकायत दर्ज कराने की। आप चाहें तो अपना कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपने कॉलेज श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई
में विगत 2 वर्षों में जो हम लोगों ने कार्य किया, उस कार्य के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रक्षा सिंह को बेस्ट नोडल अधिकारी का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, क्योंकि उन्हीं के कार्य में हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, मानव श्रृंखला का आयोजन किया। और ये मानव श्रृंखला का आयोजन जो भिलाई के लोग हैं जो इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो इस मानव श्रृंखला का आयोजन सेक्टर 9 से लेकर सेक्टर 1 करीब कितने किलोमीटर होंगे, करीब 10 किलोमीटर तक, और करीब 10,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट्स किया था। और इसके लिए मैं अपने कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रक्षा सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से यह कार्य संपन्न हो पाया। और इस स्वीप कार्यक्रम के तहत कई सारे प्रोग्राम्स शंकराचार्य महाविद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें आप कई सारे प्रोग्राम्स, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि डोर टू डोर मीटिंग किया जाता था। डोर टू डोर मीटिंग के साथ साथ आप लोग इपिक कार्ड बनाने के लिए किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, वो सारी चीज़ों को कैंपस एम्बेसडर तथा नोडल अधिकारी के द्वारा बताया जाना। आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो मतदाता हैं उनको जागरूक करना, उनको इस चीज़ के बारे में बताना, तथा जो नए छात्र, प्रवेशित छात्र अपने कॉलेज में आते हैं तो स्वीप का लेक्चर प्रोग्राम कराना, जिससे कि नए आए हुए छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके तथा वो अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर्ड कर सके। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म को फिल कराना, फॉर्म 6 को। उसके साथ ही साथ कॉलेज में वोट टेकिंग सेरेमनी पिछले 2 सालों से वोट टेकिंग सेरेमनी मनाया जाता है, जो कि पिछले 5 सितंबर 2018 को मनाया गया था, फिर 5 सितंबर 2019 को मनाया गया, और इस वर्ष 25 जनवरी को हमारे कॉलेज में वोट टेकिंग सेरेमनी मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को और मतदाताओं को यह जागरूक किया जाता है कि आप अपने वोट के प्रति सचेत रहें तथा यह निर्णय लें, और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि वो अपने मत का प्रयोग करें। और यह सब सोशल मीडिया के द्वारा भी, शंकराचार्य महाविद्यालय में सोशल मीडिया के द्वारा भी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से भिलाई शहर के लोगों को स्वीप कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मतदाता इससे जुड़ें और अपने मत का सही उपयोग करें। इसके लिए बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम भी अरेंज किए जाते हैं, जिसमें डिबेट प्रोग्राम के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, ऐसे कंपटीशन के माध्यम से, ये छोटे छोटे कई सारे कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं बच्चों के बीच में, जो कि इंटर कॉलेज के रूप में भी होता है, और इसमें कई बच्चों को इनाम स्वरूप राशि भी प्रदान की जाती है। हमारे कॉलेज के विभिन्न छात्र छात्राएं कई डिबेट और रंगोली, पोस्टर और ऐसे कंपटीशन में, जो कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट किया और कई सारे विनर भी रहे, जिसमें प्रमाण पत्र के साथ साथ कुछ राशि भी जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की गई। साथ ही साथ कॉलेज से रैली निकाली जाती है, स्ट्रीट प्ले किया जाता है और सर्वे किया जाता है कि लोगों को इसकी कितनी जानकारी है
और लोगों को इसकी कितनी जानकारी नहीं है। तो जिनको जानकारी नहीं होती है उनको जानकारी अवगत कराया जाता है कि किस तरीके से वो फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से वो कार्य करेंगे। ये मैंने एक पॉइंट्स के रूप में लिखा जो शंकराचार्य महाविद्यालय में विगत 2 वर्षों से किया गया। इस वर्ष कोरोना काल होने की वजह से जो भी प्रोग्राम्स हुए वो सिर्फ ऑनलाइन रहे, जबकि फिजिकल नहीं हो पाया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया डोर टू डोर मीटिंग, ठीक है, वोट टेकिंग सेरेमनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल कवि सम्मेलन भी कॉलेज में कराया गया, डिजिटल कैंपेनिंग की गई। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो शंकराचार्य कॉलेज में विगत 2 वर्षों में कराए गए। मुझे यह आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद स्वीप कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे वीडियो।